स्टाइल। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को। शुरू करते हैं हम लोग। कुछ ग्रुप्स और बचे, उसके बाद हम लोग थीसिस को शुरू करेंगे हम लोग। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिकली दोस्तों। हमारा अभी वर्मीफिको ग्रुप चल रहा है, और वर्मीफिको ग्रुप की जो स्पेशलिटी होती है ना, जिसके बारे में हम लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, वो आज हम लोग साथ में चलाएंगे। और साथ में हम लोग बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकल अप्रोच पैदा करती है जब हम टेबल प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस में मैंने बताया था S10 C10 Ver1G। ठीक है, याद रखना दोस्तों, S10 C10 Ver1G बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है। मैंने जब जब अपनी टेबल प्रैक्टिस में S10 C10 Ver1G का प्रयोग किया है, हमेशा D5 या D6 में, है ना। आगे लेके जाओ कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर एक्यूट कंडीशन है पर्याप्त है, लेकिन क्रॉनिक हो जाएगा तो 10th से शुरू करो या मोर नेगेटिव से शुरू करो, पॉजिटिव की तरफ आओ। याद रखना दोस्तों, कई बार ऐसी कंडीशन होती है, मान लो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, है ना। ट्यूबरकुलोसिस में जो लंग्स के लेवल पर यहां पर ये स्पेस में इस प्रकार के ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये इसलिए ये प्राइमरी एरिया में अपर लोब में बनते हैं क्योंकि यहां तक ब्लड फील रहता है, यहाँ एयर रहता है, टाइडल एयर। ठीक है, रेसिडुअल एयर रहती है। इस एयर के लेवल पर बैक्टीरिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए ट्यूबरकल यहाँ बनते हैं। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है जब इस एरिया में बनते हैं, याद रखना दोस्तों, कभी नहीं बोलना P2 Ver1B नेगेटिव। ठीक है, P2 Ver1B नेगेटिव बहुत ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों, बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाता है। जब इस प्रकार होता है तो आप याद रखिएगा, केवल एक मेडिसिन का परिवर्तन कर दीजिए, आपको स्पेशली अस्थमा के लेवल पर रिजल्ट मिल जाएगा। यहां पर आपको हमेशा याद रखना है P2 के जगह P4 कर दीजिए, है ना। आप अगर P2 के जगह P4 कर देंगे, आप अस्थमा के तरफ ले जाएंगे, है ना। ये कहां से सीखने को मिला हमको? 114 प्लांट्स की उपयोगिता प्लस हमारे जो रेमेडीज हैं, जिनको समझा कि 9 प्लांट S1 में, S2 में, P4 में इतने प्लांट, जब हमने एक एक प्लांट्स के बिहेवियर तय करे तब हमको समझ में आया, है ना। याद रखना बहुत भी। कभी कभी क्या होता है कि आपका गट फ्लोरा गड़बड़ हो गया, आपको पता होना चाहिए आपके इंटेस्टाइन के लेवल पर जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, नॉर्मल 1.5 मिलियंस बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है बैलेंस को सेट करते हैं। ठीक है, और यही फर्मेंटेशन, जितना भी आप फाइबर डाइट खाते हो उस फाइबर का फर्मेंटेशन करने का काम करता है, पूरी सफाई आंतों की करने का काम करता है। इसलिए आपको याद रखना है, अगर किसी व्यक्ति को इन गट माइक्रोबायोटा में कोई डिफरेंसेस आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, और वहां पर आपको नजर आ रहा है कि यार यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसको भूख ही नहीं लग रही, है ना। इंटेस्टाइन, कई बार इंटेस्टाइन में अफेक्शन होने के कारण होता है। इस कंडीशन में याद रखिएगा, आपका प्रोटोकॉल होना चाहिए S10 Ver1WE, है ना, D4, S10 Ver1WE D4 या D5। ठीक है, याद रख लेना, S10 Ver1WE D4 या D5। ये प्रोटोकॉल निश्चित होना चाहिए आपका, और जब ये प्रोटोकॉल निश्चित हो जाता है ना, तो रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग निश्चित हो जाता है ना। याद रख लेना दोस्तों। हेडेक होता है ना, हेडेक होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते वर्वन का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। हमारी पूरी फैमिली मेंबर जो सीनियर है सब लोग जानते हैं कि वर्वन का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है ना। यानी आप हेडेक के लेवल पर जाओगे, कोई सा भी हेडेक हो जाए, S1 C1 Ver1 F1 A1 WE Y, है ना, केवल यहां चेंज कर दो S2 C2 S3 C3 S5 C5, है ना। केवल यहां पर प्रोटोकॉल चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
ठीक है। अगर कंजेशन होता है तो H2C2, ब्रेन के लेवल से, प्रॉपर ब्रेन के टिश्यूज के लेवल से होता है तो H2C2 और H3C3 का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। यानी किसी को एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है, बच्चों का एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है, H3C3 से बेटर कुछ नहीं है। ठीक है। जितनी भी एक्यूट कंडीशन होती है S5C5 और जितनी क्रॉनिक कंडीशन होती है S3C3 के लेवल पर नजर आती है। अगर ये नजर है तो S1C1 वर्वन F1 A1 WI सबसे बेस्ट मेडिसिन है। नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाओ, अर्थात 10th 5th 3rd के लेवल पर आ जाओ, आप कितना भी पुराना केसेस हेडेक का लेवल हो ना, बिल्कुल सबसाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कास देखकर S1C1 S2C2 S3C3 S5C5 बाकी सेम रहेगा, है ना। ये प्रोटोकॉल डिसाइड कीजिएगा, आपका पेशेंट जो है ना 100% ठीक हो जाता है दोस्तों, 100% रिजल्ट देखने को मिलता है ना। याद रखना दोस्तों, बोन्स का लेवल हो, स्किन का लेवल हो, चाहे वो सुपरफिशियल हो डीप हो, लेकिन जब डीप में होता है ना, आपको याद रखना है, स्पेशली एक्जिमा की बात कर रहा हूं मैं, है ना। स्पेशली एक्जिमा, हम लोग केवल प्रोटोकॉल खेलते हैं, लेकिन जब हमको नजर आता है कि C3 के साथ वर्वन हमने और W8 कर दिया और नेगेटिव कर दिया, है ना, किसी भी प्रकार का एक्जिमा क्यों ना हो, स्किन क्यों ना हो, बोन्स की प्रॉब्लम क्यों ना हो, ठीक हो जाती है। और इसी का बेनिफिट हमने उठाया रूट में, जो हमने प्रोटोकॉल बनाया रूट में C3 को मेनली S6 के साथ ऐड किया, है ना। और अब मैं S3C3 के कॉम्बिनेशन से नया रूट बनाया हूं, न्यू रूट बूस्टर पे काम कर रहा हूं, उसमें भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन C3 वर1 WE बोन के लेवल पर, स्किन के लेवल पर, स्पेशल एक्जिमा के लेवल पर टॉप क्लास रिजल्ट आपको दिखाती है दोस्तों, इसलिए बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, एक माँ अपने बच्चे को बहुत आसानी से पहचानती है। क्यों पहचानती है बताए? एक पिता देख रहा है कि इस बच्चे को, जो 4 महीने का 6 महीने का माँ का दूध पी रहा है, और उस दूध पीते पीते हमको नजर आ रहा है कि यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा जो है ग्रीनिश कलर का डायरिया हो रहा है ना। अब ग्रीनिश कलर का डायरिया हो रहा है, तो ग्रीनिश कलर का जो डायरिया डेवलप हो रहा है, ये इस प्रकार का क्यों हो रहा है? ग्रीन कलर का डायरिया कब होता है? उसको बोलते हैं हंगर डायरिया। हंगर डायरिया मतलब पित्त का मेटाबॉलिज्म, बहुत ज्यादा पित्त बन रहा है लेकिन भूख मेंटेन नहीं हो रही उस बच्चे की, ठीक है। जब ग्रीन डायरिया होता है, एकदम पतले पतले ग्रीनिश कलर के दस्त होते हैं ना, प्रोटोकॉल बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी प्रोटोकॉल है। यहाँ केवल S3 कर दीजिए, S10 कर दीजिए, वर1 WE कर दीजिए, है ना। S10 S3 वर1 WE कर दीजिए, आपको पूछने की जरूरत नहीं है ना। याद रखना, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट को दस्त नहीं होता है, आप क्या करते हो? आपके पास कॉन्स्टिपेशन के प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, आपने S2 स्लास, है ना, C10 वर2Y, ये मेन प्रोटोकॉल होता है दस्त का। इनमें से कोई मेडिसिन सिलेक्ट होती है, अकॉर्डिंग टू आप सारी मेडिसिन को ऐड करके भी दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड मेडिसिन का अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये दस्त कराती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका एनस का कंट्रोल चला जाता है, एनस की मसल्स का पावर चला जाता है, दस्त बड़ा हो या छोटा हो, अंडरगारमेंट में दस्त हो जाता है, ठीक है। एनस में पावर ही नहीं है कि कंट्रोल कर सके, टॉयलेट तक जाता है जब तक आपके अंडरगारमेंट में हो जाता है, क्या करोगे आप? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल पैदा करोगे जो यहाँ पर इस एनएस के पावर को जनरेट कर दे? बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। आप स्लास, स्लास का मेन काम है रेक्टम पर, ये जो है ये आपका रेक्टम आया, ये एनस आया, ये जो रेक्टम है इस पर पूरा स्लास का काम है ना। तो स्लास वर1 और RE D4 में चला दीजिए आप, है ना। स्लास वर1 RE को D4 में चला दीजिएगा, एनस में इतनी ताकत आ जाएगी, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी। RE स्टिमुलेटर होती है, स्ट्रेंथ पैदा करती है, ताकत पैदा करती है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, जनरल टॉनिक D5 में S5C4 RE डाल कर देते हैं, बोन पेन बंद हो जाता है, मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाती है, बोन में स्ट्रेंथ आ जाती है, उसके बाद RE को बदलकर G कर देते हैं, यानी S5C4 G कर देते हैं, पेशेंट हील की तरफ चला जाता है ना। इसीलिए यहां पर ये बहुत ही शानदार रिजल्ट हम लोगों को देखने में आया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि डायबिटीज होती है, और डायबिटीज में दो तरह प्रकार के, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। अब दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं लिंक ये होती है कि टॉलरेशन ही नहीं होता, यानी कई पेशेंट को रिलैक्स नहीं होता, कभी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा। और आज की वर्तमान परिस्थिति में जब रिसर्चेस देखी जा रही है तो फॉरेन
जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारे इंडियन कल्चर्स के ऊपर जब वहां पर पूरा इसका जानकारी लेते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो डायबिटीज डेवलप होने का जो मेन रीजन नजर आया, वो एक प्रकार से दोस्तों कॉन्स्टिपेशन नजर आया। अर्थात यहां पर स्पेशली जब आप प्रोटोकॉल तय करोगे C8 वर1 वाई, ठीक है, ये बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल D5 या D6 में बन जाता है। जानते हो क्यों बनता है? क्योंकि S2C10F1 वर1 वाई, इन्हीं लीवर को, पित्त मेटाबॉलिज्म को जोड़ लिया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को जोड़ लिया, इसलिए C8 S2C10F1 वर1 वाई टॉप क्लास प्रोटोकॉल बन जाता है, जो डायबिटीज के लेवल पर बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही शानदार काम करता है। बस आपको रिजल्ट लेने वाला होना चाहिए। आप जब रिजल्ट लेते हो ना, टॉप क्लास रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी को बार बार रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, ठीक है ना, रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, अगर मैं 3 मेडिसिन सेलेक्ट करूंगा तो वहां पर बहुत सारी चीजें हमको नजर आएगी। आप S6 C5 वर1 वेन1 YB, है ना, तो यहाँ पर वर1 का बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर आएगा आपको। जितने भी एंटी स्पॉज्मेटिक पेन हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है ना, उस पेन को रिड्यूस करता है ना। तो याद रखना S6 वर1 वेन1 C5, ये जो प्रोटोकॉल होता है यूरिनरी ट्रैक्ट के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन्फ्लामेशन दूर करना, YB8 कर दीजिए, बर्निंग भी जाएगा और वहां पर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो पस पड़ा हुआ है, वो भी साफ हो जाएगा दोस्तों। इसलिए बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट हमको नजर आता है ना। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर किसी को अर्थराइटिस होता है ना, तो S6C4 वर1 का बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा दोस्तों, अर्थराइटिस के लेवल पर S6C4 वर1, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल होता है S6C4 वर1 का, बहुत ही ब्रिलियंट और जेन्यून रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। S6C4 वर1, ठीक है, याद रख लेना। हर कमांड को यहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेट किया जाता है ना। अगर मान लो किसी को दांत नहीं निकल रहे, कई बच्चे आते हैं, एक दांत टूट गया साहब, उसके बाद दांत नहीं निकल रहा है ना, या फिर बच्चे के दांत आ रहे बहुत डिलेड आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही, क्या करोगे आप? क्या करोगे, है ना। बहुत बड़ा सोच होता है कि डिफिकल्ट इन टीथ है, कैसे वहां पर उसको कवर किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है। भाई सबसे पहले फंक्शन गड़बड़ है ना, फंक्शन गड़बड़ है। दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी कि यहाँ पर बोन के लेवल पर गड़बड़ है। यहाँ पर आपको नजर आएगा कोई ना कोई ऐसे जर्म्स हैं जो इसको डेवलप नहीं होने दे रहे। और सबसे बड़ी चीज होगी स्पाज्म होता है वहां पर, है ना। ये स्पाज्म बहुत बुरा होता है, बच्ची को दस्त लग जाते हैं, सर्दी बार बार होने लगती है, दांत निकलते हैं जब, कैसी कॉम्प्लिकेशंस होती है। S5C4 वर1 भी D4 या D5 में बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल होता है, जो डिफिकल्टी इन टीथ के लेवल को क्योर करता है, बहुत इजी क्योर करता है दोस्तों। आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल प्रोटोकॉल्स को दिमाग से लगाइए कि भाई यहाँ पर ये चीज है तो इसका क्या लेना देना है ना। आप देखो बहुत तेजी के साथ ठीक हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सीलियक डिसीज डेवलप होती है ना। अब सीलियक डिसीज डेवलप हो रही है तो सीलियक डिसीज में क्या होता है, आंतों के लेवल पर सूजन आ जाती है और बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पर हो जाती है ना। अब आंतों पे सूजन आ रही है, ग्रोथ हो रही है, S10C15 वर1, ठीक है। ये मेन प्रोटोकॉल होता है, आगे का प्रोटोकॉल आपको डिसाइड करना है। S10C15 वर1, ये आंतों के लेवल पर, स्टमक के लेवल पर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आती है सारी, लेकिन इसको नेगेटिव जाना पड़ेगा, है ना, नेगेटिव जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहां पर रेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे प्रोटोकॉल निर्धारित हो जाएंगे, सारे के सारे प्रोटोकॉल, है ना। मैंने गाल स्टोन में आपको बताया ही था, है ना, S2C10F1, अगर S10C10 S2F1, है ना, Y वर1, अगर ये मेडिसिन, तो वर1 Y8 करने से जितने स्पाज्म आते हैं ना, जितना दर्द होता है ना, सब साइड हो जाता है ना। तो मेरा मानना है C8 वर1 Y टॉप प्रोटोकॉल होगा गाल ब्लैडर स्टोन का, ठीक है। D5 में चलाइए, लगातार चलाइए, डोज बढ़ाते जाइए। पहले आप 15-15 बूंद दिन में 6 बार दीजिए, दूसरी बार आप 20-20 बूंद 6 बार दीजिए, धीरे धीरे डोज बढ़ाते जाइए। अब देखिए गाल ब्लैडर स्टोन भी स्लॉग बन जाएगा, टूट जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, एंड देन वहां पर धीरे धीरे करके रिडक्शन होकर सबसाइड हो जाएगा। बहुत ईजी होता है दोस्तों,
बस हमें वहां पर उसके बारे में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब प्रोटोकॉल निर्धारित होता है। ठीक है, अब तमाम फीमेल डिसीज की बात कर लो। अगर वर्वन का ऐड करेंगे तो क्यों करेंगे? वर्वन वहां ऐड तब करना जब स्पाज्मोडिक केस होता है। जितनी भी फीमेल डिसीज होती है जिसमें स्पाज्म आता है, जैसे डिस्मेनोरिया, है ना, बहुत स्पाज्म आ रहा है ना, वहां पर C1 वर्वन का, जी का बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा। ठीक है, वहां पर C1 वर्वन जी का बहुत बड़ा रोल नजर आता है। और यही कारण है दोस्तों, जितने भी केसेस आपको मिलेंगे स्पाज्मोडिक लेवल पर फीमेल डिसीज में, वर्वन को जरूर सपोर्ट दीजिएगा, C1 जी को जरूर सपोर्ट दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये मैंने जो अंडरस्टैंडिंग देना था आपको, समझ देना था कि वर्बन कैसे काम कर रहा, वो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनेरियो ग्रुप की। दोस्तों हमेशा याद रखना, हर एरी गेरी जगह पर वेन वन यूज नहीं करना। आपके पास ऐसा क्या है, चलो मॉडर्न साइंस के पास तो डेक्सामेथाजोन है, हाइड्रोकार्टिजोन है ना, इमरजेंसी ड्रग्स है। आपके पास क्या है ना, हर जगह जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन्वॉल्व नहीं होती है, हर जगह एक्वायर्ड कंडीशन इन्वॉल्व होती है, जेनेटिक नहीं होती, हेरिडिटी नहीं होती। वहां वेन वन की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती ऐड मत करिएगा, है ना। अगर आप ऐड करेंगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अगर आपको कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज नजर आती है ना, किडनी से संबंध समझ लीजिएगा आप, है ना। लीवर और किडनी दो ऐसी प्रोसेस है जिसका डायरेक्टली संबंध किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के लेवल पर होगा, वेनेरियल डिसीज के लेवल पर होगा। इसलिए कभी भी कहीं पर भी कोई वेनेरियल डिसीज होती है, आपका प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के रूप में होना चाहिए दोस्तों। अब ये अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपकी बॉडी से किसी भी चीज का फिल्ट्रेशन जो होगा वो किडनी के माध्यम से होगा, है ना। जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलेगा वो किडनी के माध्यम से निकलेगा। इसलिए जितनी भी वेनेरियल डिसीज होती है वहां पर आपको याद रखना है S6C6 वर्वन, सॉरी वेन वन जी, अल्टरनेट गैंग्रीनल फोर्ट। ये आपका 100% प्रूवन प्रोटोकॉल है, आपके सीनियरों ने प्रूवन किया हुआ है ना। H6C6N1G सबसे बेटर प्रोटोकॉल होता है अदर रेमेडीज की तुलना में। वेनेरियल डिसीज, कोई भी वेनेरियल, कोई भी हेरिडिटी सेक्सुअल डिसीज होती है उससे सीधा इसका लिंक आपको देखने को मिलता है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको दिखाता है ना। याद रख लेना आप मेरी बात को, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों कि यहां पर अगर आपको राइट साइडेड किडनी स्टोन और लेफ्ट साइडेड किडनी स्टोन में आपको मेडिसिन सिलेक्ट करने को कहा जाए, क्या सिलेक्ट करोगे आप, है ना। याद रखना दोस्तों, यदि आपको राइट साइडेड किडनी है तो आपको मालूम है कि यहाँ RE लगेगा, यहाँ Y लगेगा, ये एक प्रोटोकॉल आपका निश्चित हो गया है ना। याद रख लेना, जब आप राइट साइड और लेफ्ट साइड किडनी स्टोन की बात करोगे आपको दो प्रोटोकॉल हमेशा याद रखना है। मैंने कहा था S2 लाइकोपोडियम क्लेवेटम के लेवल पर राइट साइड में काम करता है, करेक्ट है ना। S2 वेन वन RE, लेफ्ट साइड किडनी स्टोन S5 वेन वन Y। ये मेन प्रोटोकॉल आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से बनकर निकलता है। आपका लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड किडनी स्टोन में S2 वेन वन RE, लेफ्ट साइड किडनी स्टोन में S5 वेन वन Y का रोल नजर आता है ना। याद रखना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में निकल के आ रही है ना। याद रख लेना। अब यही चीज अगर आप एक्सटर्नल लगाते हो तो किडनी फेलियर में बहुत बढ़िया काम करती है। जितनी भी किडनी फेलियर के लेवल में आप ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं, बहुत ब्रिलियंटली काम करती है सर, बहुत ब्रिलियंटली काम करती है ना। लेकिन जब यूरिया और क्रिएटिनिन कम करने के बाद आती है तो याद रखना यहां पर C17 वेन वन और जी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अगर हम ऑर्गेनो बूस्टर C17 का प्रयोग करते हैं ना यूरिया क्रिएटिनिन कम करने के लिए, D7 D8 D9 में करते हैं। अगर अर्ली स्टेज होती है, एक्यूट स्टेज होती है तो D7, सब एक्यूट स्टेज होती है तो D8, और जब क्रॉनिक होती है तो D9। यानी क्रॉनिक D9 D8 D7 तक जाते हैं, एक्यूट होती है तो D7 D8 D9 तक जाते हैं, फिर D4 आकर मेडिसिन को बंद कर देते हैं, पेशेंट क्यूर होना शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, ट्यूमर हो, वॉट्स हो, बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो रहा है, कहीं भी वॉट्स हो रहा है, याद रख लेना दोस्तों C3 या C5 वेन वन जी नेगेटिव। ठीक है, आपकी बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो गया,
कहीं भी वर्ड्स हो गया, आपको सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऑलमोस्ट आपने यहां पर कवर कर लिया। ठीक है, ये हर प्रकार के ट्यूमर और वर्ड्स को कवर करता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मिनरलाइजेशन कैपेसिटी का प्रॉब्लम देखा तो इसका सपोर्ट आप कर दीजिएगा C4 वेन 1000 से, है ना। केवल एक डोज वीकली दीजिएगा और साथ में C3 वेन 1G दे दीजिएगा। आप देखिए कितना शानदार रिजल्ट मिलता है। बहुत ब्रिलियंट टेबल प्रैक्टिस में रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट हमको मिल रहा है। कभी कोई नेल में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई हेयर में प्रॉब्लम आ रही है, याद रखिएगा दोस्तों, S5 C4 A3 L1 वेन 1, यहां पर बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होगा G के साथ। ठीक है, याद रखना G, इसको आप थर्ड डायल्यूशन, फिफ्थ डायल्यूशन एंड 10th डायल्यूशन यहां पर आप चला दीजिए, है ना। साथ में C3 RE चला दीजिए। किसी भी प्रकार में नेल में प्रॉब्लम हो, S5 C4 A3 L1 वेन 1G थर्ड, फिफ्थ या 10th में चला दो। नेल जो सड़े होते हैं, एकदम फंगल हो जाता है, काले पड़ जाते हैं, ब्लूइश ग्रीनिश कलर के हो जाता है, उस कंडीशन में, साथ ही जिनको बाल झड़ रहे हैं, एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, S5 C4 A3 L1 वेन 1G थर्ड, फिफ्थ या 10th डायल्यूशन, या तो इधर से इधर या इधर से इधर, साथ में C3 RE कर दो आप। ठीक है, C3 RE को साथ में चला दो और सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन में C3 के 5 ड्रॉप डालकर D3 से आप चला दो उसको लगातार। आप देखो कितना शानदार रिजल्ट मिलता है। या तो सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन में C3 या RE की 5 ड्रॉप डाल दो और लगातार चला दो, देखो कितना शानदार रिजल्ट मिलता है। जिनके एलोपेशिया के लेवल पर बाल जा रहे हैं ना, वो बाल भी वापस आना शुरू हो जाते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, जब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है वहां पर, यानी जितने भी गुप्त रोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, मैं सब बता रहा हूं आपको। अगर PID की प्रॉब्लम आती है, आप याद रखना ऑर्गेनो बूस्टर C1 और गैंग्रेनॉल 4, है ना। S5 C5G का बहुत बड़ा रोल है, L2 C2G का कोल्ड कंप्रेस या हॉट कंप्रेस बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपको याद रखना है, जब भी कभी यहाँ पर ऑर्गेनो बूस्टर का लेवल मेंटेन करोगे ना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज पर बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट मिलता है। आप सोच भी नहीं सकते, पेल्विक इन्फ्लामेटरी, एक मॉडर्न साइंस की लेडी डॉक्टर कहती है कि 6 महीने लगेंगे आपको, है ना। लेकिन आप किसी भी टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव को, रुबेला, मीजल्स, है ना, जितने वायरस आपके पेट में बनते हैं जिसके कारण जो बच्चा है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, है ना, बच्चे का प्रॉपरली ग्रोथ न होकर एबॉर्शन हो जाता है। ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा, थ्रेटेंड एबॉर्शन, हैबिचुअल एबॉर्शन, ये जो केसेस होते हैं ना, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही मार्वलस रिजल्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना। कई बार आपके पास ऐसे केस आते हैं कि आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो गई, क्या करते हो आप, है ना। आप सोचते हो कि यार जॉइंट की स्वेलिंग में मैं क्या करूं यार, कौन सा प्रोटोकॉल तय करूं। मैं आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा हूं दोस्तों, जनरल टैनिक S5, है ना, D5 में या D6 में S5 C4 RE डालकर जब आप उसके साथ S6 C6 वेन 1B को D6 में देते हो, तो ज्वाइंट्स के ऊपर की जो स्वेलिंग होती है इमीडिएट 24 आवर्स के अंदर कम होना शुरू होती है, 7 to 10 डेज पर डिसअपियर हो जाती है। और लगातार इसको आपने 2 से 3 महीने चला दिया। पहले आपने 10 ड्रॉप्स देना है 4 to 6 टाइम, जैसे स्वेलिंग उतरी 3 टाइम आ जाइए, है ना। 3 टाइम आपको कंटिन्यू 15 दिन देना है। उसके बाद में 15-15 बूंद करिए, उसके बाद 20-20 बूंद करिए। जैसे जैसे डोज बढ़ाते जाओगे, पेशेंट क्यूरिंग की तरफ आता चला जाएगा। बहुत ही तेजी के साथ में वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व होती है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंटली सॉल्व होती है, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलता है ना। बॉडी में कहीं भी सिस्ट हो जाए, आप देखते हो बॉडी में, यहां पर हुआ वृष्ट पे गैंग्लियनिक सिस्ट, टेस्टिकल के ऊपर सफेद सफेद दाना लेके CBC सिस्ट, ठीक है, आपके पूरी बॉडी में ओवेरियन सिस्ट, ठीक है, बर्थोलिन सिस्ट, है ना, चॉकलेट सिस्ट, हेमोरेजिक सिस्ट, फलानी फलानी सिस्ट, जमाने भर की सिस्ट होती है। याद रखिएगा, सारी सिस्ट का एक इलाज है ऑर्गेनो बूस्टर C2, यानी C2 वेन 1G नेगेटिव। याद रखना, जितनी भी सिस्ट है पॉजिटिव कंडीशन है, टोटल मेडिसिन नेगेटिव जाएगी, है ना। तो याद रखना, C2 वेन 1G टॉप क्लास रेमेडी के रूप में आपके सामने हाजिर है दोस्तों। बस आपको उपयोग करते आना चाहिए। अगर आपने उपयोग कर लिया ना, तो उसके रिजल्ट बहुत ब्रिलियंट मिलता है। ठीक है, आप सोरियोसिस होता है, जानते हो सोरियोसिस क्या है। सोरियोसिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट काम कर रही है। यदि आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट काम कर रही है और आपको पता है सोरियोसिस डेवलप हो रही है, तो क्या सुपरफिशियल हो रहा है,
तो सुपरफिशियल निकल रहा है, लेकिन डिसीज कहाँ मौजूद है? डर्मिस के लेवल पर। और डर्मिस के लेवल पर मौजूद है तो याद रखना दोस्तों, बगैर C3, बगैर वेन 1, बगैर जी के आप ठीक नहीं कर सकते हो। मोर नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपको देना ही पड़ेगा। यानी आपको क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको पूर्ण रूप से क्यूर करने के लिए मोर नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी C3 वेन 1 जी आपके प्रोटोकॉल में शामिल होना चाहिए, है ना। याद रखना दोस्तों, तभी जाकर आप वहां पर क्यूर कर पाओगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, यदि आप में किसी भी लेडीज को फेशियल हेयर आते हैं, है ना, हिरसुटिज्म जिसको बोलता है ना, बहुत सारी कॉमन समस्या है। ऐसी कंडीशन में मैंने एक प्रोटोकॉल बताया था आपको, S2C1L1 वेन 1 बी, मैंने बताया था आरई। जब आपको हार्मोन को स्टिमुलेट करना है, आरई का उपयोग कीजिएगा। जब आपको हेयर को रिमूव करना है, S2C1L1 वेन 1 बी का प्रयोग कीजिएगा। S2C1L1 वेन 1 A3, S2C1L1 वेन 1 A3 बी का प्रयोग कीजिएगा। ये वो टॉनिक है दोस्तों जिनको D5 या सेकेंड डायल्यूशन में देने पर, फ्रीक्वेंटली देने पर, जितनी भी लेडीज है जिनके चेहरे पे फेशियल हेयर आते हैं, कुछ ही समय के बाद हार्मोन बैलेंस होने के कारण जो प्रैक्टिकली आपकी किडनी के एड्रिनल इनसफिशिएंसी से जुड़ा हुआ आता है दोस्तों, वहां पर उस लेवल को मेंटेन करके बहुत तेजी के साथ में हेयर को रिमूव कर देता है दोस्तों। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट हम लोगों ने इस प्रैक्टिकल में देखे हैं, है ना। हेमेचूरिया होता है, मैंने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको हेमेचूरिया के पहले भी बताए, लेकिन जो प्रोटोकॉल जो सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है, दुनिया का कोई सा भी हेमेचूरिया हो जाए, है ना, याद रखना है दोस्तों, S6C17L1 वेन 1 बी D6, है ना, S6C17L1 वेन 1 बी D6। हेमेचूरिया जब भी वहां पर कोई भी इरप्शंस होता है, किडनी के लेवल पर, कैपिलरीज के लेवल पर, जब इपिथेलियल सेल्स का रफनेस होता है, विटामिन ए के डेफिशिएंसी से या किसी भी प्रकार के हीट के डेवलपमेंट हो जाने के कारण, जैसे आजकल गर्मी शुरू हो गई है, और गर्मी में क्या होता है, धूप में जो लोग काम कर लेते हैं उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, और जब डिहाइड्रेशन होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट यूरिन जाती है, और वो जब रगड़ करके जाती है तो बहुत ज्यादा बर्निंग मैक्चुरेशन होता है, और उसमें छोटी छोटी कैपिलरीज जो होती है बस्ट होती है, और उस कैपिलरीज के बस्ट होने के कारण ब्लड भी जाता है। S6C17L1 वेन 1 बी D6 टॉप क्लास रेमेडी होती है। किसी भी प्रकार का वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाए उसको भी ठीक करती है, जितनी भी ब्लीडिंग होती है टेंडेंसीज के रूप में उसको भी ठीक करती है। बहुत अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये हमारी थ्योरी से निकल कर आता है। ठीक है, याद रखना। डॉर्फिज्म हो जाता है, आप देखो बहुत से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, है ना, हाइट नहीं बढ़ रही है, क्या करोगे आप? बहुत इजी ट्रीटमेंट है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को हमने सिखाया हमारे ग्रुप में, और काफी लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया है। काफी बच्चों का वहां पर डॉर्फिज्म के केसेस में जो मेलेडीज हैं उनको क्रिएट किया है दोस्तों, हिस्ट्री क्रिएट की है। जिनके दोनों माँ बाप की हाइट रिड्यूस होती है, उनके बच्चों की हाइट कभी भी आगे नहीं आती। और यहाँ पर इन मेडिसिन का उपयोग करने से स्पेशली C4 वेन 1, S2, ठीक है, S1, है ना, S5, S2, S5 RE, ठीक है, ये चार मेडिसिन C4 वेन 1 S1 ये D1 में बनाना है, S2 S5 D2 में बनाना है, उसके बाद आगे आगे इसको बढ़ाते जाना है। ये फिर D2 में बनेगा, ये D3 में बनेगा। और ये है ऑयल, 100 ml ऑयल में S2 S5 RE की 10 ड्रॉप डालना है ना, और उस ऑयल को डेली पूरे ब्रेन में मसाज करना है, हेड पे मसाज करना है, लेकिन मेनली जो पिट्यूटरी एरिया होता है, ये कान के ठीक ऊपर वाला, इस पिट्यूटरी एरिया में स्पेशल लगाना है। पिट्यूटरी एरिया में आप जब लगाओगे, ये ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, और ग्रोथ हार्मोन आपके थायराइड के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। ये दोनों हार्मोन साइमल्टेनियसली आपकी ग्रोथ कराएंगे। और थायराइड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होती है, उस पैराथायराइड ग्लैंड में C4 पैराथार्मोन जो कैल्शियम के मिनरलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
वहां पर जाकर दोस्तों C4 के माध्यम से, S2 के माध्यम से, S5 के माध्यम से, अर्थात लीवर के माध्यम से आप बहुत तेजी के साथ में जितना भी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी होती है, यानी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस, उसको बैलेंस करके बहुत तेजी से आप वहां पर रिपेयर और हेल्दी स्टेट मेंटेन करेंगे, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी मेंटेन करेंगे, और जितनी जल्दी आप मेंटेन करेंगे उतनी तेजी से बॉडी बन जाएगी। और बॉडी बन जाएगी तो ऐसा नहीं है, मेमोरी के साथ आपकी हाइट भी बढ़ेगी। ठीक है, याद रखना, कई बार ऐसा होता है हाइट बढ़ जाती है लेकिन मेमोरी नहीं रहती, कई बार ऐसा होता है हाइट नहीं बढ़ती लेकिन मेमोरी बहुत शार्प होती है ना। कई बार दोनों नहीं होता है, ना हाइट बढ़ रही ना मेमोरी बढ़ रही है ना। ये वो कंडीशन है, अगर कोई बच्चा भी माँ बाप लेकर आता है कि साहब देखो ये बच्चा इतना बड़ा हो गया लेकिन इसको कुछ याद नहीं रहता, इसका कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल सेकेंड डायल्यूशन में दीजिएगा। ये ऑयल आपको D3 से बनाना है, इस सारे के सारे सेकेंड डायल्यूशन में आप प्रोटोकॉल दीजिएगा। मेमोरी का बहुत ब्रिलियंट डेवलपमेंट होता है। बस यहां पर दोस्तों S1230 जरूर दीजिएगा। S1230 आंखों के काम करने वाली जो यूफ्रेशिया होती है दोस्तों, ये बॉडी में ब्रेन के जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है, उस बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन पावर को बहुत स्ट्रांग बना देता है। इसका स्पेशल इफेक्ट हम लोगों ने यहां पर देखा है दोस्तों। ठीक है, याद रख लेना। कई केसेस आते हैं, अभी बहुत चल रहे हैं, ब्रोंकाइटिस का केस। ठीक है, बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। ब्रोंकाइटिस में कई बार हम लोग थक जाते हैं, है ना। तो हम लोग प्रोटोकॉल क्या तय करते हैं? S10, P3 या P2, C13, C5, वर1, YB, है ना, यही तय करते हैं ना। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, यहां पर वेन1 P2B को अगर ऐड कर लिया जाए, S10, P2, वेन1, B, C13, A3, है ना, अगर इसको ऐड कर लिया जाए तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जब इसको 200 डायल्यूशन में दिया जाता है ना, इमीडिएटली ब्रोंकाइटिस सबसाइड होना शुरू हो जाता है ना। और ब्रोंकाइटिस क्यों सबसाइड होता है? जो आपका COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है, यानी ऑक्सीजन तो बहुत आसानी से आ रही लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रही, यानी याद रखना आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही एसिड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता देखा गया है ना, याद रखना। कई बार मैं तो फेमस हूँ दोस्तों, मेरे यहाँ की जितनी भी लेडी डॉक्टर है वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है। वो कहती हैं यार तेरे पास से वो 30 रुपए के डब्बी लेकर आते हैं, हम तो इनको बोलते हैं कि सीजर कराना है, और आप क्या ऐसी डब्बी में देते हो कि 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। मैंने अपने सारे भाइयों को सिखा रखा है, C1 वेन1 RE, और जब रिलैक्सेशन हो जाए C1 वेन1 Y, यानी जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुले C1 वेन1 RE, जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाए और ज्यादा तेजी से खुलना है C1 वेन1 Y। ये याद रखना, अपने दिमाग में फिट कर लेना। मैंने हजारों बच्चियों का जिंदगी बचाया है, न चीरा लगने दिया। इपिजियोटॉमी लगता है, वेजाना से पेरिनियम के बीच में एक थोड़ा सा चीर देते हैं, यानी इंसिजन दे देते हैं, और उसके कारण दरवाजा चौड़ा हो जाता है वेजाना का और बच्चे को निकाल लिया जाता है। लेकिन उस महिला की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस इंसिजन वाले पार्ट को फिर टाके लगाकर जोड़ा रहता है, वो बाद में कई समय तक उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको उस बच्ची को बचाना है, तो याद रखना, जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुले वहां पर C1 वेन1 RE का प्रयोग कीजिए। जहां पर बच्चेदानी का मुंह खुल जाए, क्योंकि ये क्या करेगा, ब्रैक्सटन हिक्स जो कंडीशन होती है, अर्थात जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, आपके ऑक्सीटोसिन को रिलीज करा के जो आपका पर्टिकुलरली वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको बढ़ा देता है। और जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, बच्चेदानी को रिलैक्स करना है ना। तो C1 वेन1 Y वहां दे दीजिए, इजी डिलीवरी हो जाएगा, बच्चेदानी का मुंह चौड़ा होकर बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट वहां पर आपको दोस्तों देखने को मिलता है ना। कई बार जब आपके पास हेरिडिटरी अस्थमा के पेशेंट मिलता है, बहुत सारे मिलेंगे, आप जब देखोगे 2 पीढ़ी में अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा तो आपकी पीढ़ी में भी होगा अस्थमा, है ना। याद रखना, P4 वेन1 B, है ना, C5, C13, C2, तीन में से एक प्रोटोकॉल ऐड करना है आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हेरिडिटरी अस्थमेटिक प्रॉब्लम को ठीक होते देखा गया है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बहुत ही जल्दी ठीक होते हुए देखा गया है। दूसरे साइंस में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं है। आपको कहेंगे लाओ साहब ये आपका जो है आस्टेलिन इनहेलर है, आपको अगर सांस चलती हो आप तुरंत इसको आप लगा लिया करें, है ना। ये आपका नेबुलाइजर है, आपको नेबुलाइज करना है। हमेशा यही करते रहता है लेकिन कभी भी रिजल्ट नहीं आता, कभी रिजल्ट नहीं आता दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा,
हमारे इन प्रोटोकॉल से इमीडिएट रिजल्ट आता है, और जितने भी पुराने केसेस हैं बहुत ही ब्रिलियंटली वहां पर प्रोटोकॉल का रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत शानदार रिजल्ट हमने टेबल प्रैक्टिस के रूप में देखा है जब एनल वर्ड्स होता है ना। अब एनल वर्ड, अभी मैंने आपको स्लास का प्रोटोकॉल बताया, मैंने कल भी आपको एक प्रोटोकॉल बताया था, है ना, याद रखना, A2C5 Ven1G, A2C5 Ven1G नेगेटिव में एनल वर्ड्स को साफ कर देता है। इसी को D4 में बनाकर आप एक बहुत सा बड़ा वाटर टब लीजिए, उसमें पूरा गर्म पानी डाल दीजिए, फिटकरी को 1 या 2 बार घुमाएं, यही A2C5 Ven1G को आप D4 से बनाकर 20 ड्रॉप डाल दें, पेशेंट को कहिए बैठ जाइए। ठीक है, जिन लोगों को एनल वर्ड्स होता है उसमें A2C5 Ven1G का बहुत जबरदस्त रिजल्ट होता है दोस्तों। ये हर प्रकार के एनल वर्ड्स को सुखा के साफ कर देता है, इंटरनल में नेगेटिव से पॉजिटिव, एक्सटर्नल में पॉजिटिव। ठीक है, याद रख लेना, कभी मत भूलना, आपको बहुत ही ब्रिलियंटली रिजल्ट नजर आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हाइपरटेंशन के लेवल पर हमेशा बोलता आ रहा हूं S7 यानी S1A1Y, है ना, लेकिन याद रखना जिनको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है, यानी आप बोल रहे हो कि साहब मैं कितने समय से S7Y दे रहा हूँ, मोर नेगेटिव भी दे रहा हूँ, सब मैंने कर लिया, RE200 भी देख लिया, I1200 भी देख लिया, कवर नहीं हो रहा। आप जान लीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रुकावट है। हो सकता है हेरिडिटी सेक्सुअल डिसीज हो, ये हेरिडिटी कोई डिसीज लेकर आया है जो रुकावट डाल रहा है। Ven1 आप ऐड कर दीजिएगा, है ना, यानी Ven1 S1A1Y नेगेटिव में दे दीजिएगा, हाइपरटेंशन बहुत ब्रिलियंटली कवर होता है। हाइपरटेंशन जो फ्लक्चुएशन होता है ना, वो फ्लक्चुएशन का रिजल्ट बहुत अच्छा कवर होता है, बस आपको उसको कवर करने की जरूरत है दोस्तों, है ना। जिस दिन आपने कवर करना सीख लिया कि भाई नॉर्मल से ये थोड़ा सा एबनॉर्मल कंडीशन है, हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, वहां Ven1 का हथियार चलाइए। आप हर जगह मत यूज कीजिए, जहां पर आपको लगता है कि मेरा ऑब्स्टेकल है, मेरी रुकावट है, देन यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है ना। अब बहुत बार ऐसा होता है वेनेरियो ग्रुप का प्रयोग आप नहीं करते हैं एक्ने के लेवल पर, है ना। मैं आपको बता रहा हूं एक्ने एक ऐसी कंडीशन है जो केवल सीबेसियस ग्लैंड के एक्सेसिव डिस्चार्ज के कारण हो रहा है, भाई ये तो आपको पता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनते हैं, उस दौरान बहुत सारा सीबम निकलता है, और जब सीबम निकलता है तो सीबम चिकनाई युक्त होता है, तो आपके जो पोर्स होते हैं उस पोर को पैक कर देता है ना। अब यहां पर मेनली अगर महिला है तो वहां पर आपको S3C1A3 का रोल नजर आता है, अगर जेंट्स है S5C5, है ना, A1 का रोल नजर आता है आपको। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि मैं इसमें Ven1L1B ऐड कर दूं, है ना। आप हमेशा Ven1L1B को यूज कीजिएगा, ठीक है, नेगेटिव में यूज कीजिएगा। Ven1L1B आप अलग से प्रोटोकॉल बना दो, जो प्रोटोकॉल आप मेल फीमेल के ऑलमोस्ट दे रहे हो देते रहिए, कोई टेंशन नहीं है आपको, है ना। आप वहां नेगेटिव में ही दे रहे हो, तो वहां पर आप Ven1L1B को सपोर्ट कर दीजिए, नेगेटिव में अलग से दे दीजिए। आप देखिएगा पिंपल्स कितनी जल्दी रिजल्ट होता है ना, इतना सॉलिड रिजल्ट मिलता है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच पैदा करते करते थक जाएंगे, वो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होता है ना। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो बहुत ही टॉप क्लास रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब कई केसेस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। आपके पास बहुत सारे व्यक्ति आएंगे जो कहते हैं साहब मुझे ये एलर्जी है, वो एलर्जी है, मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है डस्ट एलर्जी। ठीक है, बहुत सारे केस मिलेंगे, बहुत सारे केस जो ये कहेंगे कि मुझे डस्ट एलर्जी है। आप डिगना मत दोस्तों, है ना, आप हटना मत वहां पर, आप केवल याद रखना L2 को Ven1 के साथ सपोर्ट देकर S10 ऐड कर देना। ठीक है, याद रख लेना, L2 को देकर Ven1 का सपोर्ट देकर S10 ऐड कर लेना, यानी S10 एंटी इंफेक्शियस रेमेडी है। L2 आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करने वाली रेमेडी है, और Ven1 क्या है, जेनेटिक, यानी डीएनए आरएनए के लेवल पर कोई चेंजेस होता है ना, जेनेटिक एबनॉर्मली एलर्जिक मैनिफेस्टेशन यानी आईजीई, जब आपको आईजीई बढ़ा हुआ नजर आता है ना स्किन डिजीज के लेवल पर, ये प्रोटोकॉल मत भूलना, L2 Ven1 S10, इसको हम इम्यूनिटी ड्रॉप कहते हैं। इम्यून सिस्टम का सबसे मॉडर्न सपोर्टिव है ये, याद रखना, पूरे इम्यून सिस्टम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है, और इस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के कारण सारे के सारे सिस्टम प्यूरिफाई कर जाते हैं। याद रखना,
पूरे के पूरे सिस्टम प्यूरिफाई कर जाते हैं, इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, है ना। जब आप ल्यूकोरिया की बात करते हैं, कॉमन है ना, कॉमन सिस्टम है। वेन वन के बगैर ट्रीटमेंट ल्यूकोरिया में तो बिल्कुल नहीं करिएगा आप, 100% वेन वन का यूज कीजिएगा आप। वेनेरियो वन का बहुत बड़ा रिजल्ट आपको नजर आएगा दोस्तों, है ना। याद रखना यहां पर बहुत बड़ा रिजल्ट आपको नजर आएगा, C1 L1 G वेन वन S2 A3। ये जो मेडिसिन है ये टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल है जो आपको सिलेक्ट करना है ना। ये प्रोटोकॉल आपके हर प्रकार के ल्यूकोरिया को नेगेटिव में देने पर गायब कर देंगे, आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाओ। ठीक है, याद रख लेना, कैसा भी ल्यूकोरिया हो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल A3 S2 वेन1 C1 L1G बहुत जबरदस्त काम करता है ल्यूकोरिया के लेवल पर। मैंने कई केसेस में इस प्रोटोकॉल को प्रूवन किया है अपने लेवल पर, है ना। मैंने खुद के लेवल पर प्रूव किया है, दूसरों के तो मैं बात नहीं करता, दूसरे हमारे सीनियर हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इस प्रोटोकॉल को यूज किया है दोस्तों, और शानदार रिजल्ट मिलता है ना। मैंने आपको कहा कि यहां पर जब भी मेंसेस की बात आती है S1 C1 A1 F1B ये प्रोटोकॉल आप देते हो, RE ये प्रोटोकॉल देते हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जेनेटल वीकनेस शुरू से होती है ना। और जब वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चियों को जब फर्स्ट मीनार्च होता है ना, पहला मेंसेस आता है, उसी समय से हैवी ब्लीडिंग होती है। अर्ली स्टेज जल्दी ब्लीडिंग हो रही है और लंबे समय तक हो रही है। याद रखना यहाँ RE नहीं देना है, यहाँ केवल वेन वन एड कर लेना, यानी S1 C1 वेन वन A1 F1B को वहां पर दोस्तों सेकेंड डायल्यूशन या थर्ड डायल्यूशन में चला दीजिए। जब थर्ड डायल्यूशन में चलाएंगे मेंसेस आपका रेगुलर होना शुरू होगा, मेंसेस जो हैवी ब्लीडिंग हो रहा था कम होना शुरू होगा, फिर सेकेंड में कर दीजिए। सेकेंड में करने पर बैलेंस होगा, 2-3 महीने आपको सेकेंड में चलाना है, उसके बाद सीधा फर्स्ट में करके D4 देकर मेडिसिन बंद करना है। आप देखेंगे कि उस बच्ची को जो हैवी मेंस्ट्रुएशन आ रहा था 4 से 6 महीने बाद, सालों बाद भी वो बच्ची मिलेगी आपको तो वो यही कहेगी कि मेरा मेंसेस बिल्कुल रेगुलर है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज लेकर आ रही थी वो वहीं का वहीं आपने सबसाइड कर दिया। ठीक है, उसको वहां पर बिल्कुल वहां से आपने हटा दिया, है ना। और यही कारण है रिजल्ट आपको पॉजिटिव आया, बहुत ही टॉप क्लास रिजल्ट प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यही कारण है दोस्तों, डिस्मेनोरिया की जब कंडीशन आती है ना, याद रखना जब भी डिस्मेनोरिया की कंडीशन आती है मेरा प्रोटोकॉल C1 वेन वन RE सबसे पहले सिलेक्ट होता है। अर्थात यहां पर S2 A3 C1 वेन वन RE ये मेरा सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है D4 या D5 में। ठीक है, D4 या D5 में, जब बहुत ज्यादा होता है मैं D5 में देता हूं, न्यूट्रल हो जाता है उसके बाद D4 में कर देता हूं, है ना। 2 से 3 महीने चला दीजिए, डिस्मेनोरिया दोबारा नहीं होगा दोस्तों। दोबारा कभी भी उसको पेन, जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, थक्के जाते हैं, कई बार इरेगुलरिटीज होती है, कई बार इतना पेन होता है कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती है, आप देखिएगा इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा और बच्ची बिल्कुल नॉर्मल वे में काम करना शुरू कर देगी दोस्तों। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मेमोरी बहुत शार्ट हो जाती है ना, और मेमोरी एक्टिव मेमोरी नहीं होती। याद रखना, जैसे गजनी कितने लोगों ने देखी है ना। गजनी में आपने क्या देखा था, उसको याद आता है तो सब याद आता है, लेकिन कुछ दिन बाद बिल्कुल गायब हो जाता है ना। जब आपके पास कोई पेरेंट्स आते हैं और वो पेरेंट्स कहते हैं कि देखिए साहब मेरे बच्चों को यहाँ पर मेमोरी नहीं है, एक्टिव मेमोरी बिल्कुल नहीं है, इसको याद ही नहीं रहता, कल क्या मैंने कल पढ़ाया था आज भूल गया, है ना। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत शानदार रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलता है। ये स्पेशली एक्टिव मेमोरी के लेवल पर होता है, और एक्टिव मेमोरी में आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों S1230 ये आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। यूपरेशिया ऑफिसिनेलिस एक प्लांट है जिसका हमने 30 पावर में, एक पैरामाउंट एकेडमी हमारे कसरावद में स्कूल है जहां मेरे बच्चे जाते थे, मैंने वहां निशुल्क कई बार यहाँ पर मैंने दोस्तों प्रैक्टिकल अप्रोच किया है, और वहां पर मैंने कई बच्चों को ये प्रोटोकॉल दिया S1230 के साथ में। स्पेशली हमने दोस्तों यहाँ पर C1 F1 वेन वन और WE का प्रोटोकॉल, D5 में ग्लोबल्स में, ये डी आपका D30 में ग्लोबल्स में पिल्स के रूप में, ये दोनों हम वहां पर कॉम्बिनेशन में देते रहे। जिन बच्चों के 60-65 आते थे वो 75 से ऊपर चले गए,
जिनका 75 आते थे पहले वो 80-85 पे चले गए, जो 80-85 आते थे 95 पे चले गए, टॉपर बन गए, है ना। धीरे धीरे उनके माँ बाप ने अप्रोच किया, हमें गोल्डन चांस मिला। हर साल हम परीक्षा के 3 महीने पहले देते रहे, ठीक है। उसका बेनिफिट ये मिला, मुझे 15,000 रुपए का खर्चा आया, लेकिन मैंने 1.5 लाख रुपए अर्न किया। अर्थात जितना लगाओगे उतना पाओगे। ये इस चीज का बेनिफिट मैंने उठाया कि उन बच्चों के मेमोरी पावर मैंने फ्री में 3 महीने में बढ़ाया। नेक्स्ट टाइम तो आएगा ना अपने पास, है ना। याद रखना, उसके माँ बाप को डिफरेंट नजर आए, यार वो बच्चा को दवाई फ्री में दी गई स्कूल की तरफ से, वो कहाँ मिलती है, वो आपके पास आएगा, दूसरे केसेस भी लेकर आएगा, वो केसेस भी लेकर आएगा। ये बेनिफिट उठाते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। आपको भी यही करना पड़ेगा। मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, साई शिक्षा एकेडमी, ये स्पेशल दर्पण रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक एनजीओ है, और इसके द्वारा इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं आयोजित होते हैं, और मैं यहाँ पर चैरिटी करता हूँ। मेरी जितनी भी इलेक्ट्रोमोपैथ की मेडिसिन है, इलेक्ट्रोमोपैथ के नाम के लिए, इलेक्ट्रोमोपैथ के काम के लिए, अपने प्रैक्टिकल अप्रोच को वहां पर सीखने के लिए ये चीज करना जरूरी होता है। और जब मैं वहां करता हूं तो जो बेनिफिट नजर आते हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, है ना। ऐसे तो मैं दे नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन वहां पर मैं दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार आदमी मेस्टुर्बेशन कर जाता है, ठीक है, बहुत मेस्टुर्बेशन किया, पेनिस टेढ़ा हो गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, इंपोर्टेंट हो जाता है वो, यानी फीमेल सामने है लेकिन वो उसका इंटरकोर्स का प्रोबेबली जो उसको होना चाहिए इरेक्शंस, वो नहीं हो पाता, है ना। ऐसी कंडीशन में हमें दो चीज तय करना है। पहला ये तय करना है कि प्रॉब्लम किस जगह पर है ना। अब यहाँ पर दो चीज इंपोर्टेंस में निकल कर आता है दोस्तों, जो हम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है। पहली, कि जब हमें किसी चीज का न्यूट्रिशन देना है तो हमें F1RE वहां देना ही पड़ेगा, ये न्यूट्रिशन को स्टिमुलेट करेगा। अब किस जगह पे देना है ना, किस जगह पे देना है। यदि स्पर्म काउंट कम है तो याद रखना S3C1 विन 1, ठीक है। S3C1 विन 1 F1RE का प्रोटोकॉल बनता है। लेकिन मैस्टुर्बेशन के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए, इवन पेनिस भी टेढ़ा हो गया है, वहां पर S3C2 विन 1 F1RE का प्रोटोकॉल तय करना है। एक वर्ड में C1 और C2 का चेंज है, ठीक है। याद रख लेना आप यहाँ पर S3C1 विन 1 F1RE या S3C2 विन 1 F1RE का प्रोटोकॉल यहाँ पर तय किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये प्रोटोकॉल तय होता है, ऐसे नहीं होता है ना। ये हमारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फिजियोलॉजी को कितना समझा है, आपने एनाटॉमी को कितना समझा है। ये टेबल प्रैक्टिस का विषय है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत कॉमन होती है, कई पेशेंट आएंगे, पेशेंट ये कहते हैं कि साहब मुझे स्पर्मेटोरोइया हो रहा है। अब स्पर्मेटोरोइया क्या होता है, यूरिन में जब करता है और उसके बाद उसको चिकनाई दिखाई देती है, उसको ऐसा लगता है कि वीर्य जा रहा है, ठीक है, यूरिन में वीर्य जा रहा है। प्रोटोकॉल बहुत इजी सिलेक्ट होता है। यहां पर ये इसलिए होता है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है ना। अब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है, बहुत अच्छा है, S10 ओस्लास 1 लीटर DW, 1 लीटर DW 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप, यानी यहां पर 1 लीटर डिस्टिल वाटर लेकर उससे भी बिस्लरी बुलवाइए 2 बॉटल, एक में S10 के 1 ड्रॉप डालिए, एक में स्लास के 1 ड्रॉप डालिए, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। उसको कहिए ये 5 ml सुबह शाम को खाने के बाद, सॉरी खाने के पहले S10 और स्लास खाने के बाद, 5 ml सुबह 5 ml शाम को, 2 टाइम लेते रहे, ठीक है। लेकिन मेन प्रोटोकॉल आपको क्या देना है, मेन प्रोटोकॉल आपको देना है S3C1 विन 1। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, RE, ठीक है। ये एडवांस केसेस में, और जैसे ठीक होना शुरू हो जाए यहां पर G कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ठीक होने लग जाए 2 या 3 महीने में स्पर्मेटोरिया कंप्लीट क्यूर हो गया, RE हटा दीजिए, G8 कर दीजिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पेशेंट 100% क्यूरिंग कैपेसिटी की तरफ चला जाएगा। 100% रिजल्ट है दोस्तों इसका। कई पेशेंट्स हमने, जो हमारे सेमिनार होते थे या हम लोगों ने जो कैंप्स अटेंड करवाए हैं या कैंप्स लगाए हैं, हमारे सीनियर जूनियर मिलाकर कम से कम मैक्सिमम 25% केसेस इसी प्रकार के स्पर्म या सीमन से रिलेटेड या जूस्पर्मिया से रिलेटेड या इसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन कंडीशन से रिलेटेड आता है, ठीक है। कई बार एजूस्पर्मिया का केस आता है तो कोई दिक्कत नहीं, S3C3 विन 1 वर 1 B8 कर दीजिए आप,
ठीक है, इसको D4 में चला दीजिए। H3RE को टेस्टिकल के ऊपर स्प्रेस करा दीजिए D4 में, है ना। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आपके हर प्रकार के एंजियोस्पर्मिया के लेवल को कवर करती है। लेकिन C3 का 1000 जो होता है ना, 10 ड्रॉप डेली, है ना, शानदार रिजल्ट देता है। जैसे ही एक बार स्पर्म पैदा होने लग जाए C3 के 1000 को चौथे दिन, उसके बाद में 1 महीने बाद हर 7वें दिन, उसके बाद आपको हर वीकली डेज के बाद 15 डेज, एंड देन वन ओनली मंथ में एक बार आप देते रहिए। जहां स्पर्म काउंट आपका 40 से 60 मिलियन हो जाए, उसके बाद आप उसको ब्रेक कर दीजिएगा, C3 को 1000 को बंद कर दीजिएगा। ठीक है, याद रखना, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आते हैं। कई बार जब आप टेबल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको नजर आता है कि यूरिन में बहुत पस जा रहा है ना, और इसके पीछे का कहीं ना कहीं कोई मैजिकल कारण आपको नजर आता है कि सेक्सुअल डिसीज है। गोनोरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर होता है। नेवर माइंड, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। जब भी यूरिन में पस आता है, बर्निंग होता है, मिक्चुरेशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है, याद रखिएगा, जब पस में आ रहा है यूरिन में तो C17, L1, वेन1, जी का बहुत बड़ा रिजल्ट है। लेकिन गैंग्रेनल फोर्थ सेकंड के साथ दे दो, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब S6, C6, वेन1, जी के साथ देते हैं ना, D6 में आप किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जितनी भी डिसीजेस होती है सब सबसाइड हो जाती है दोस्तों। मैक्सिमम केसेस में हमने इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से तमाम लेवल को मेंटेन किया है। याद रखिएगा, जब आपको बहुत ज्यादा बॉडी में ट्यूमर नजर आते हैं, L1, C2, वेन1, A2, ठीक है, इनको कभी नहीं भूलना दोस्तों। यहां पर जी का ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो किसी भी प्रकार के सिस्ट को 30 पोटेंसी में MMP ग्लोबल्स, है ना, L1, C2, वेन1, A2, G, MMP ग्लोबल्स बना लीजिएगा 30 पोटेंसी में। दो ग्लोबल्स, ओनली 2 ग्लोबल्स, एक गिलास गुनगुने पानी में डलवाइए, 10 मिनट में सिप बाय सिप पीने को कहिए। आप देखिएगा कुछ समय के बाद पेशेंट जब रिजल्ट लेकर आता है ना, उसका जितना भी रिजल्ट मिलता है आप सोच नहीं सकते दोस्तों, कहां कहां रिजल्ट मिल जाता है ना, कहां कहां रिजल्ट मिल जाता है। और इसी से हमने देखा, इसी प्रोटोकॉल में एक प्रोटोकॉल ऐसा निकला जो हमने ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करते हुए देखा। तब हमने यहाँ पर C2 का प्रोटोकॉल तय किया कि C2 जो होता है 5th डायल्यूशन से लगाकर नेगेटिव में देने पर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, देखा हमने महिला में। ठीक है, तो हमने C2 का 5th दिया, 10th दिया, 30 दिया, 100 दिया, 200 दिया, हमने देखा ब्रेस्ट डेवलप हो गया। अब जिस महिला का ब्रेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है जब डिलीवरी के बाद, बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट, वहां हमने उल्टा करा, C2 को और C4 को 200 डायल्यूशन में दिया, उसके बाद में उनमें 100 में दिया, फिर 30 में दिया, रिवर्स डायरेक्शन में आए तो ब्रेस्ट का जितना एब्नॉर्मल फिट था सब सबसाइड होने लग गया। यानी ये प्रूफ करता है कि जैसे बढ़ा रहा है वैसे घटा रहा, अर्थात 200 डायल्यूशन तक एक जैसे रिजल्ट, 200 के बाद में पूरे रिजल्ट चेंज हो जाता है, ठीक विपरीत काम करने लगती है मेडिसिन। ये हमने सीखा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं भी आज थका हुआ हूँ दोस्तों। शादी में से आया, अंदर पानी मैंने यहाँ कर पिया है और क्लासेस मैंने शुरू कर दी। ठीक है, तो आज हम यही रखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, एक एक करके पूछिएगा। जी तेजूराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, जो अभी आप ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए बता रहे थे कि जिनको ओवर डेवलप्ड ब्रेस्ट है उनको C4 और C2 जो हम देंगे वो ऑल्टरनेट मॉर्निंग इवनिंग देंगे या इकट्ठा ही देंगे? अलग अलग देना पड़ता है मैडम। जी सर। एंड सर, ऑटिज्म का हमारी पैथी में कोई ट्रीटमेंट है सर? बिल्कुल है। ओके सर, ठीक है सर, फिर मैं उसका केस डिटेल पूरा करके तब आपसे एक बार डिस्कस करूंगी। सर जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर जी, और जो अभी अस्थमा के लिए बताए हैं तो उसमें जैसे लेडीज है तो P3 देना है कि P4 डालना है उसमें? 4 ओल्ड ही है दे तो सर, ओल्ड किसी है भी तो केस में अस्थमा में P4 ही देना है आपको। ठीक है जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी। और वो C11 का तो नहीं बताए सर, बता दीजिए ना क्या नहीं बताया मैं? वो परसेंटेज। परसेंटेज ग्रुप में डालूंगा सर, देखो टाइम भी तो मिलना चाहिए। जी प्रफुल्ल सर,
हेलो सर, कुछ दिन पहले मैंने बोला था मेरे राइट फुट में कॉर्न है, तो आपने C5Y B5 में और C15B4 में ऑल्टरनेट लेने के लिए बोला था। तो ये दवाइयाँ कहाँ से मिलेगी? गुजरात में तो मुझे कोई पता नहीं है, या कोई सर डॉक्टर देता है तो मैं उसको पे कर दूंगा। गुजरात में बहुत सारे डॉक्टर हैं सर। डॉक्टर महेंद्र पटेल है ना, डॉक्टर मौर्य महेंद्र। सर, डॉक्टर संजीव सर है ना। आप मुझे डॉक्टर आपके बहुत सारे डॉक्टर हैं सर, पीयूष पटेल सर हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं नंबर हाँ, डाल दूंगा। ठीक है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके। जी। राकेश कुमार सिंह सर। जी डॉक्टर शोभा पाटिल मैम। डॉक्टर रोहित कौशिक जी। या गुड नून सर। सर मुझे मैं फादर के बारे में डिस्कस हुआ था, फादर को प्रोस्टेट कैंसर और आपने स्मेल कराने के लिए कहा था, सिंथेसिस और WE, राइट सर। हम्म मैं स्मेल हम्म करा रहा हूँ उनको, सर का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन सर उनको हम्म। बर्निंग में प्रॉब्लम, बर्निंग में वो नहीं मिल रहा। एक तो बाथरूम में, एक लैट्रिन में प्रॉब्लम हो आप रही है। आप कुछ नहीं करो, S2C17 L1 सर एक बार दोबारा रिपीट करा सकते हैं सर? S2C17 L1 BD8 में। BED8 में सर। ये दे ओके दो सर। और फिर बताओ आप, है ना। डोज कम रखना, 5-5 दिन 4 बार। अच्छा सर, एक बार मैं पर्सनली चेकअप कराना चाहता, आप अगर मुझे एड्रेस वाट्सएप पे भेज दे तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा सर। ठीक है, भेज दूंगा सर मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन है क्या? तो Yeah. हेलो सर। हाँ जी, हेलो। बोलिए गुड सर आफ्टरनून सर। फटाफट। डिकोरिया देंगे। हाँ लिकोरिया। सर, अभी तो हिंदी में बताया मैंने, ल्यूकोरिया में क्या देना है। नहीं ना, वास के लिए सर, वास के लिए। हाँ, वास के लिए है। क्या होता है ये? अप्लाई के लिए सर। बहुत सारी चीजें होती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दी जाती है। ठीक है, पहले ल्यूकोरिया पढ़ना यस। पड़ेगा आपको पूरा, फिर डिसाइड होता है क्या देना है। ठीक है, सर नमस्कार सर। नमस्ते। ये कॉन्स्टिपेशन में जो है, क्रॉनिक में सर, S10 जो है सिलाज जो बताया था हमने 1 ड्रॉप, ये हम्म D1 से D3 से डालेंगे? सर, D3 से ही डलता है सब। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये कंफ्यूजन था सर ना, जैसे D1 से D2 D3 से। ठीक ठीक है ठीक है सर। ठीक है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। सर मुझे वो पता करना था ना, जैसे हमने 4 मेडिसिन लिया है एक साथ, डी हम्म D6 से, हम्म D6 से लिया तो हम डोज वो करेंगे तो मान लो किसी से 2 ml, किसी 3 ml लिया, किसी से ऐसे करके 30 ml पूरा करके उसको डोज दे सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही तो देते हैं, और कैसे देते हैं सर? हाँ, सर वो कंफर्म करना था ना कि उसमें ठीक है, पानी मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। मान लो D6 लिया है तो D6 का ही सारा दवाई होगा, उसमें पानी नहीं मिला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके सर, नमस्कार। जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर ये गार्डिन आल्फोर एंटी GT, हम्म ये सब क्या है? सर, बता चुका हूँ मैं। क्लासेस के वीडियो देखिए आप टेलीग्राम पे, आपको सब मिल जाएगा। सब बता चुका हूँ मैं। ठीक है अच्छा सर, असल में सर आज हमारा दूसरा दिन है ना, इसलिए सर हम पूछ रहे हैं। सर, सब मिल जाएगा। मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूँ सर, आपको अच्छा सब मिल। ठीक सर, देख लीजिए। ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है धन्यवाद। दोस्तों, आज यहीं रखते हैं हम लोग।